गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, हम लोगों ने कल पैकेजिंग ऑफ डीएनए के टॉपिक को कंप्लीट किया था कि डीएनए का कैसे पैकेजिंग होता है, और उसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोसोम के बारे में समझा था एंड हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में समझा था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कल का हमारा। उसके आगे जो है अब हम लोग को देखना है कि सेलेनॉइड मॉडल के बारे में। और उसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जो बीड है दैट मीन्स की न्यूक्लियोसोम, बीड दैट मीन्स की न्यूक्लियोसोम। तो आप ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी बीड्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन सेल, या हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट इन क्रोमैटिन ऑफ ह्यूमन सेल। तो हमारे एक न्यूक्लियस के क्रोमैटिन में कितने बीड्स होंगे, ओके। और उसके आगे हम लोग देखेंगे सेलेनॉइड मॉडल के बारे में। तो जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 2.2 मीटर का जो अप्रॉक्स लेंथ का डीएनए है वह अबाउट 5 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में कैसे एडजस्ट हो रहा है। तो ड्यू टू द कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए या पैकेजिंग ऑफ डीएनए की वजह से, और चूंकि डीएनए एक बहुत ही एक कमजोर धागे के जैसा है जिसका डीनेचुरेशन तुरंत हो सकता है, जैसे ही हाई टेम्परेचर मिलेगा डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड आया था वो उनको सेपरेट कर देगा। तो उस चीज से बचाने के लिए, यानी डीएनए को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए या न्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्शन के लिए हिस्टोन प्रोटीन हम लोगों ने कल देखे थे। तो हिस्टोन प्रोटीन आया था 5 टाइप्स के, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 के बारे में। अब उसके आगे की जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो कल क्वेश्चन दिए थे, कुछ लोगों का रिप्लाई आया कि हाँ कितने होंगे, बाकी बहुत सारे लोगों का रिप्लाई नहीं आया। इवन कुछ बच्चे ने कहा कि सर मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा दैट मींस कहने का मतलब समझ रहे हो कि जो ऑफलाइन हमारी क्लासेस थी वो बहुत अच्छा चल रहा था, इसमें बहुत थोड़ा कभी कभी एक ही जैसा लगता है, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इंटरटेन करने के लिए कैबरे डांस या ब्रेक डांस तो कर नहीं सकता हूं, ना वो एज बचा है, ना भी कहीं कोई सिखाने वाला है मार्केट में कि मैं सीख के आपको यहाँ पर इंटरटेन कर सकूं। बट अभी सिर्फ एक ही पॉइंट है कि वो है सिर्फ आपको पढ़ना ही है। यहाँ पे कोई हम लोग इंटरटेनिंग का बात नहीं कर सकते हैं, ओके। तो फिर जब कभी मिलेंगे तो इंटरटेनमेंट की बातें होंगी, ओके। बट तब तक आप अपने मन को, अपने आप को कंट्रोल में करके सिर्फ पढ़ना सीखिए। चलिए, तो आइए यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा, तो पहले क्वेश्चन जो था हमारा कल का, तो हम लोगों ने क्या किए थे, तो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी बीट्स आर present in human diploid cell, ये लगा दीजिए। यानी एक ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में कितने बीट्स होंगे, ओके। आप जानते हो कि एक ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल जनरली आप समझो कि 1 बीट बराबर 200 बेस पेयर, जो एक न्यूक्लियोसोम में हम लोग देखे थे। और हमारा जो लेंथ है डीएनए का कितना है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, इक्वल टू, अब इसको क्या करो, 6.6 इंटू 10⁹ ऑब्लिक 200। यह भी बेस पेयर में, यह भी बेस पेयर में, तो यहां बेस पेयर कॉमन हो गया। अब जो यहां पर ये जो 20 है, तो इसको अगर कट करेंगे तो ये 9 जो है वो आ जाएगा 7 के पावर में, और 2 से इसको कट करेंगे तो 3.3 इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁷ बीड्स। तो हमारे एक सेल में, एक डिप्लॉयड सेल में लगभग 3.3 इंटू 10⁷ बीड्स होते हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं हम लोग 30 मिलियन बीड्स अप्रॉक्स। इतने बीड हमारे एक सेल में होते हैं। अब इसके बाद में आइए कि नेक्स्ट जो हमारा ये जो टॉपिक है, तो वह क्या है, वह है सेलेनॉइड मॉडल के बारे में, कि 2 नैनोमीटर का डीएनए का डायमीटर है। नैनोमीटर में अगर चलें, एंगस्ट्रॉन में 20 एंगस्ट्रॉन, और ऐसे डायमीटर अगर देखोगे डीएनए का दोनों हेलिक्स का, तो 2 नैनोमीटर है। 2 नैनोमीटर का जो थिकनेस है वो न्यूक्लियोसोम जब बनाता है तो उसका थिकनेस 10 नैनोमीटर तक होता है। और वैसे वैसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं तो वो कन्वर्ट होता है 300, ये 30 नैनोमीटर में। 30 नैनोमीटर
30 नैनोमीटर के बाद में कॉम्पैक्शन होता है तो फिर वो 300 नैनोमीटर, उसके बाद 700 नैनोमीटर और तब 1400 नैनोमीटर। एक क्रोमोसोम का लगभग लेंथ जो होता है वह कितना, तो 1400 नैनोमीटर में होता है। तो यही चीज को जो कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए है ये चीज हम लोग देखेंगे जिसे कहते हैं सेलेनॉइड मॉडल। ओके, तो अब आप हेडिंग देंगे सोलेनॉइड SOLENOID सोलेनॉइड मॉडल उसको कहते हैं हम लोग। ओके, सोलेनॉइड मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं कि beaded string is coiled to form beaded string is coiled to form सेलेनॉइड। ओके, इधर सी सेलेनॉइड कर दो, सेलेनॉइड टू फॉर्म सेलेनॉइड। और एक सेलेनॉइड में लगभग 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। अबाउट 6 न्यूक्लियोसोम इन ए सेलेनॉइड। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जो 2 नैनोमीटर थिकनेस का डायमीटर का जो डीएनए है coiled above the histone protein to form nucleosome and the thickness of nucleosome is 10 नैनोमीटर। तो जो 2 नैनोमीटर का जो थिकनेस वाला डीएनए जब न्यूक्लियोसोम के ऊपर में क्या होगा, रैप्ड होगा, रैपिंग हो जाएगी उसकी, तो एक न्यूक्लियोसोम बनेगा। उस न्यूक्लियोसोम का जो थिकनेस होगा वह 10 नैनोमीटर का होगा। ओके, अब इसी चीज को डायग्राम पे भी आपको हम दिखाएंगे, ठीक है, तो वो डोंट बी कंफ्यूज। तो यहां पर 6 न्यूक्लियोसोम इन ए सेलेनॉइड, पर टर्न भी कर लीजिए, टर्न। अब आइए देखिए, लिखेंगे 2 नैनोमीटर ऑफ डायमीटर of DNA wrapped on histone protein to form nucleosome and their thickness is and the thickness of nucleosome is 10 नैनोमीटर। तो एक न्यूक्लियोसोम का थिकनेस कितना हो गया, 10 नैनोमीटर। अब क्या है, जो 10 नैनोमीटर का थिकनेस वाला जो न्यूक्लियोसोम है वह कंडेंस होगा, यानी क्वाइल्ड होकर के अपने स्ट्रक्चर में और ज्यादा क्वाइल्ड होकर के आपस में सिकुड़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो जो स्ट्रक्चर होगा वो 30 नैनोमीटर का होगा। समझ में आ रही है बात? तो वो सोलेनॉइड कहलाएंगे, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, तो सोलेनॉइड कह देंगे। ओके, न्यूक्लियोसोम condense to form a 30 nanometer thickness
30 नैनोमीटर थिकनेस स्ट्रक्चर कॉल्ड सोलेनॉइड। अब उसको क्या कह देंगे, तो उसी को हम लोग कह देंगे सोलेनॉइड। ओके, जो कंडेंस होकर के या क्वाइल्ड होकर के, कंडेंस एंड क्वाइल्ड टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड सोलेनॉइड। एंड सोलेनॉइड further coiled to form super solenoid which is 300 nanometer structure and structure and that finally coiled to form chromatid of 700 नैनोमीटर। तो एक क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर का जो थिकनेस है वो लगभग 700 नैनोमीटर का है और एक क्रोमोसोम में, और अब क्या कह रहे हैं कि एट मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में ही 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं क्रोमोसोम में। मेटाफेज में, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्रोमोसोम टर्म का जो जनरली यूज है वो माइटोटिक फेज में करते हैं, एंड क्रोमैटिन वर्ड का यूज हम लोग कब, तो इंटरफेज में करते हैं। ओके, तो यहां पर जब बात कर रहे हैं कि एट मेटाफेज द क्रोमोसोम इज 1400 नैनोमीटर, तो अब उसी क्रोमोसोम का जो थिकनेस है कितना हो जाएगा, वो 1400 नैनोमीटर का हो जाएगा। अब आगे की बात अगर चलते हैं हम लोग करके देखिए, तो क्या कह रहे हैं कि जो 1400 नैनोमीटर का हुआ, तो अगर आप देखेंगे कैसे कैसे हुआ कंडेंसेशन या क्वाइलिंग, तो 2 नैनोमीटर का ये जो डीएनए है वह क्या हुआ है, तो वह एक बीड बनाया है, बीड या फिर कह लीजिए न्यूक्लियोसोम, जो 2 नैनोमीटर से कन्वर्ट होगा कितने में, तो 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर का एक स्ट्रक्चर बनेगा, और वो क्या होगा, तो वह हो जाएगा न्यूक्लियोसोम। 10 नैनोमीटर से फिर कितने में, 30 नैनोमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड, और 30 से कितना, 300 नैनोमीटर में, तो इसको क्या कह देंगे, सुपर सोलेनॉइड। और 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर, ओ सॉरी 300 हो गया, और 300 नैनोमीटर से अब 700 नैनोमीटर, तो ये क्या हो गया, क्रोमैटिड, और 700 से फिर 1400 नैनोमीटर, तो 1400 नैनोमीटर वाला क्या कहलाएगा, तो वह हो जाएगा क्रोमोसोम। तो ये आपको रेशियो याद रखना है, 2 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर एंड 1400 नैनोमीटर। और 700 अगर याद है क्रोमैटिड का, तो एक एट मेटाफेज में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, तो 700 को जोड़ दीजिए तो वो कितना हो जाएगा, 1400 नैनोमीटर हो जाएगा। ओके, और बाकी यहां से यहां तक याद रखना है, तो क्या क्या याद रखना है, 2, 10, 30, 300, क्योंकि 300 के बाद सीधे कितना, 700 और 1400, 700 एक क्रोमैटिड का और 1400 एक क्रोमोसोम का, तो 2, 10, 30, 300, बस इतना याद रखिए आप। तो इसी सीक्वेंस को अच्छे से याद रखिए। अब इसी का एक स्ट्रक्चर हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे कैसे कॉइलिंग की जो बात हम लोग यहाँ पे जो बातें लिखे हैं वो कैसे हो रही है। ओके, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना है हम लोगों को इसमें, पूरा चीज एक साथ दिखाने के लिए।
तो थोड़ा अभी अच्छे से इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक बड़े से पेज पे एक साथ इसको लेकर के आप चलेंगे। चलिए देखिए, तो ये जो डायग्राम होगा हम लोगों का वो सोलेनॉइड मॉडल के लिए होगा। अब आप देखो कि पहले एक क्रोमोसोम बना लेते हैं हम लोग। यह एक मान लीजिए क्रोमोसोम है, ओके। एक क्रोमोसोम में कितने हैं, तो इस क्रोमोसोम का जो रेडियस है, डायमीटर, वो 1400 नैनोमीटर है। हाउ मेनी, तो 1400 नैनोमीटर। यह हो गया क्रोमोसोम, ओके। और ये 1400 नैनोमीटर ऊपर में लिख दिया है मैंने, और थोड़ा इसको इधर कर देता हूं मैं। ये पूरा इसका हो गया 1400 नैनोमीटर का। अब ये एक जो यहां पर इसका जो पार्ट है, ये जब एक्सटेंड करता है, यानी अगर एक पार्ट को लेकर के थोड़ा एक्सटेंड करा करके हम लोग देखते हैं, तो जो 700 नैनोमीटर का जो स्ट्रक्चर है किसका, वो क्रोमैटिड का। तो वो क्रोमैटिड का मतलब ऐसे भी आप जान रहे हैं, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। तो वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड के लिए यहां से इसको अगर निकाल दिया हमने, बस थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर देखते चलना है आपको। थोड़ा देखिए, पूरा देखिए, कहने का मतलब है स्ट्रक्चर को आपको देखना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर थोड़ा क्यों देखूं मैं, नहीं थोड़ा नहीं, आप पूरा देखिए स्ट्रक्चर को, ओके। ये हुआ, उसके बाद
तो यहां से ये जो हुआ इसका थिकनेस, यह एक क्रोमैटिड, ये क्रोमोजोम, तो यहां पर ये हो गया क्रोमैटिड, और ये क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर यानी यहां से इस तरह से दिखाए हैं, तो क्रोमैटिड का, तो यहां से एक क्रोमैटिड का ये जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, ये लगभग कितना, यहां से यहां ये डायमीटर जो है, तो ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर 700 नैनोमीटर का। ओके, एरो दिखा दिया मैंने, या फिर थोड़ा सा आपको रुक जाओ। तो ये 700 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर हो गया। ये यहां से यहां आप ऐसे कर सकते हैं इसको, यहां मैं दिखा देता हूं। ये एरो इधर से इधर का, ये इतना, तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ 700 नैनोमीटर डायमीटर का। फिर उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर के ये यहां तक, ओके, तो ये हो गया 300 नैनोमीटर का। उसके बाद में ये इस तरह से और एक्सटेंड होकर के ये आगे की ओर बढ़ रहा है। अभी और आगे हम लोग देखेंगे, तो पहले क्या देखें, ये 1400, उसके बाद 700, उसके बाद 300, अब 300 के बाद में क्या देखेंगे हम लोग, 30 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर, उसके बाद 10 नैनोमीटर का, उसके बाद सिर्फ 2 नैनोमीटर का किसका, तो डीएनए वाला स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। ओके, तो ये यहां पर ये हो गया सोलेनॉइड का। अब यह एक हिस्टोन प्रोटीन हो गया, जिसके ऊपर यह डीएनए की रैपिंग हो गई है। फिर यह दूसरा हिस्टोन प्रोटीन,
थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीजों को दिखाने में हमें।
चलिए ये स्ट्रक्चर अब हम लोग थोड़ा समझ लेंगे, बस सिर्फ बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब सिर्फ समझने का काम हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहां तक हम लोग देखे थे एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो 1400 नैनोमीटर का है। जो एक क्रोमैटिड का यहां पर क्या दिखा रहे हैं हम लोग, मिट गया है, तो ये 700 नैनोमीटर का यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको। यहां पे देखिए या वहां पर देखिए, दिस इज 700 नैनोमीटर। उसके बाद ये सुपर सोलेनॉइड स्ट्रक्चर आया, दिस इज सुपर सोलेनॉइड। ये कितना है, तो 300 नैनोमीटर का ये इस तरह से आया सुपर सोलेनॉइड। फिर यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर का और कंडेंस हुआ है, तो ये हो गया है यानी कि ये 300 नैनोमीटर में यहां पर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर हम लोग जा रहे हैं। या इधर से अगर चलेंगे आप, तो एक डीएनए का जो आप डायमीटर जानते हो वो कितना है, यहां से यहां का जो डायमीटर होगा डीएनए का पूरा, एक माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप को लेकर के, तो आप जानते हो 2 नैनोमीटर का। ओके, और ये जो एक न्यूक्लियोसोम इस तरह से डीएनए का, डीएनए की रैपिंग इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन पे, तो दिस इज द न्यूक्लियोसोम। ये यहां से आप देख लो इसका डायमीटर यहां तक, तो ये हो गया 10 नैनोमीटर का, और 10 नैनोमीटर का यही स्ट्रक्चर फिर इस तरह से डीएनए में आया है, तो ये 2 नैनोमीटर का। तो 2 नैनोमीटर वाला स्ट्रक्चर हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में रैपिंग करता है, तो ये 10 नैनोमीटर के एक थिकनेस वाला यानी डायमीटर का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। और ये 10 नैनोमीटर वाला फिर और बहुत सारे आपस में मिल करके कंडेंस होते हैं या क्वाइलिंग करते हैं, तो वो बनता है सोलेनॉइड। और ऐसा सोलेनॉइड यानी कि ये इस तरह से जो सोलेनॉइड है, ये जब आपस में इस तरह से कंडेंस होते हैं, तो ये क्या करता है, ये सुपर सोलेनॉइड बनता है। अब कहते हैं कि एक सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं पर टर्न, यानी ये एक टर्न लेगा तो उसमें 6 1 सोलेनॉइड, यानी कि कितना, तो 6 न्यूक्लियोसोम। आप डिवाइड करने का काम मत करना कि यहां पर 10 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 30 नैनोमीटर, ऐसा काम नहीं करना है। यानी एक टर्न में, यानी सोलेनॉइड के एक टर्न में लगभग 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, और इसका डायमीटर है 10 नैनोमीटर का। ओके, और ऐसे ऐसे जब बहुत सारे सोलेनॉइड आपस में जुड़े तो वो हो गया सुपर सोलेनॉइड, जिसका डायमीटर है 300 नैनोमीटर। और ऐसे ऐसे सुपर सोलेनॉइड जब आपस में जुड़े हैं तो वो बना है क्रोमैटिड। एक क्रोमैटिड का डायमीटर वो होता है 700 नैनोमीटर, और ऐसे ऐसे 2 क्रोमैटिड आपस में जुड़ते हैं तो वह कहलाता है क्रोमोसोम। तो यही है सुपर सोलेनॉइड या सोलेनॉइड मॉडल। ओके, तो आपको यही बस याद रखना है, 2 नैनोमीटर डीएनए का, 10 नैनोमीटर, 30, 300, 700 और 1400। बस आपको ये इतना याद रख के लेके चलना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया सोलेनॉइड का मॉडल और ये पूरा स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद में अब हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट करना है। डीएनए से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी बातें हो गई। अब डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ये हम आज जान रहे हैं, लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल यानी जो जेनेटिक मटेरियल का केमिकल बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये काफी दिन तक नहीं पता था, जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग आए। इस फील्ड में द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के फील्ड में पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्रिफिथ साहब ने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। उसे बैक्टीरिया के भी चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक ही है जिसमें R स्ट्रेन का बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाता है S स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में। तो देखो, जो मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था जॉन मेंडल का, वो 1866 में कंप्लीट हो गया। ये तो पता चला कि कोई ऐसा फैक्टर है या जीन है जो हमारे कैरेक्टर को एक जनरेशन से एक जनरेशन कैरी करता है, लेकिन उस जीन का या फैक्टर का बायोकेमिकल नेचर यानी उसका केमिकल नेचर क्या है, वो किस चीज से बना है, ये किसी को नहीं पता था। तो द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जीन या बायोकेमिकल नेचर ऑफ फैक्टर
क्या है इसके फील्ड में सबसे पहले 1928 में ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, और इसीलिए यहां पर हम लोग हेडिंग देंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के लिए सर्च करना कि आखिर जेनेटिक मटेरियल जो है वह कौन है। और जेनेटिक मटेरियल, तो देखो हम क्या कर रहे थे कि मेंडल साहब ने क्या प्रपोज किया था 1866 में, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किया। तो यहां पर मेंडल प्रपोज्ड बेसिस ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कब आप जानते हो 1866 में। फ्रेडरिच मीसर 1869 में उन्होंने टर्म दिया न्यूक्लिन। फ्रेडरिच मीसर क्या दिया टर्म, न्यूक्लिन, कब 1869 में। लेकिन इस न्यूक्लिन का जेनेटिक केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये कोई अभी तक एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद भी पता नहीं चल पाया था। देखो ना यहां तक सारी बात 1866, और हम बात क्या कर रहे हैं कि 1921 में इस फील्ड में पहला रिसर्च हुआ, पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। कितने साल का गैप हो गया लगभग आप देख लीजिए, यहां पर अप्रॉक्स 40 और टू 60 ईयर तक इस बात का कंफर्मेशन नहीं आया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है उसके लिए उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। यहां फ्रेडरिच मीचर ने भी उसका नाम टर्म न्यूक्लिन दिया, और उस अल्टमैन जो आया था इनके स्टूडेंट, तो उन्होंने कहा था कि वह चूंकि एसिडिक नेचर का है उसका नाम न्यूक्लिक एसिड उन्होंने दिया। ये सारी बातें हमारी हो गई, ठीक है। लेकिन टिल नाउ अभी तक ये नहीं पता चला कि उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। सूटन एंड बोवेरी भी आप लोग जान रहे होंगे, जो 1902 में आया था। सूटन एंड बोवेरी, कब उनका भी थेसिस आया जेनेटिक मटेरियल पे। उसके बाद मॉर्गन ने क्या कहा कि क्रोमोसोम में क्या है, क्रोमोसोम में ही जीन है या फैक्टर है। लेकिन बट मोलिकुलर नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल could not confirmed, ठीक है। अब इसके लिए तो सबसे पहले आया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट कब आया, तो 1928 में सबसे पहले। इन 1928, या पहले लिख देते हैं ग्रिफिथ फर्स्ट परफॉर्म्ड experiment for search biochemical nature of genetic मटेरियल। तो बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए ग्रिफिथ साहब का जो एक्सपेरिमेंट आया था वो अपने आप में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था, और इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर जो है वो सबसे पहले हमें पता चल पाया था। इन्होंने बताया नहीं था, लेकिन अभी ये सबसे एक्सपेरिमेंट जो है वो पहला बेसिस बना। ओके, तो इन 1928
In 1928, Griffith performed a series of experiment on दो अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिए थे। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन, इधर मैं लिखता हूं नहीं तो नहीं दिखेगा आपको फिर। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय selecting two strain of pneumonia बैक्टीरियम। इसके लिए दो अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया। वो बैक्टीरिया किसके स्ट्रेन के थे? तो निमोनिया के थे। वो दोनों स्ट्रेन, एक होता है एस स्ट्रेन, या इसी को हम लोग कहते हैं स्मूथ स्ट्रेन। ये क्या है? ये वायरुलेंट था या काउज निमोनिया। और क्यों स्मूथ क्यों बोलेंगे? दे हैव ए पॉलीसैकेराइड कोट ऑन बैक्टीरियम। और दूसरा स्ट्रेन था जिसका नाम था आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन को हम लोग, यानी इसका नाम आर क्यों पड़ा? रफ स्ट्रेन इसका नाम पड़ा। और ये क्या था? नॉन वायरुलेंट, यानी डू नॉट काउज निमोनिया, ये निमोनिया काउज नहीं करने वाला था। कौन सा? आर स्ट्रेन। और क्यों ये रफ था? क्योंकि इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड का कोट नहीं है, इसलिए नॉन वायरुलेंट भी था। और ये नॉन वायरुलेंट यानी निमोनिया काउज नहीं करने वाला था। अब यहां तक कि पहले बात को समझ लो कि ग्रिफिथ साहब ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। यानी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब 4-5 वन बाई वन करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और उस एक्सपेरिमेंट के लिए दो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को लिया। ओके, दोनों बैक्टीरिया किससे रिलेटेड थे? तो निमोनिया काउज करने वाले बैक्टीरिया से रिलेटेड थे। और उसके दो अलग अलग वेराइटी को लिया। एक का नाम था एस स्ट्रेन यानी स्मूथ, और दूसरे का नाम था आर स्ट्रेन मतलब रफ बैक्टीरिया। ओके, तो इन निमोनिया के दो अलग अलग स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिए। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एक्सपेरिमेंट को देखिए। इनके एक्सपेरिमेंट में ये जो बैक्टीरिया लिया है इन्होंने, अब एक्सपेरिमेंट देखिए, इनका एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने। तो एक्सपेरिमेंट लिख के देखिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया इन्होंने कि जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, वो भी कैसा? जो लिविंग कंडीशन में है, लिव है, ठीक है। तो एस स्ट्रेन, स्ट्रेन में एक छूट गया है, 1 मिनट। एस स्ट्रेन बैक्टीरियम और कंप्लीट लिविंग बैक्टीरिया जो है
इसको क्या किया इन्होंने, इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो माइस में इंजेक्ट कर दिया इसको, किसको, इस एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को, इंजेक्टेड इनटू माइस। जब माइस में इंजेक्ट किया, चूंकि एस स्ट्रेन कैसा है, वायरुलेंट है, यानी डिजीज कॉज करेगा, तो माइस क्या होगा, माइस मर गया, माइस डाई। ओके, सेकंड क्या काम किया इन्होंने, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इन्होंने, और वो भी कैसा, वो भी आर स्ट्रेन वाला भी जीवित है, लाइव है, ठीक है, उसको क्या किया, इंजेक्टेड इनटू माइस। इसको भी माइस में इंजेक्ट किया, और तब क्या देखा कि जो माइस है वो सरवाइव कर रहा है, माइस सरवाइव या माइस लाइव, ठीक है, माइस जिंदा रहा आर स्ट्रेन के डालने से, क्योंकि आर स्ट्रेन कैसा था, नॉन वायरुलेंट था। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, एस स्ट्रेन, और वह एस स्ट्रेन जो था वह हीट किल्ड किया हुआ था, यानी इतना गर्म किया कि जिसके उसके अंदर का स्ट्रेन जो है वो मर जाए, ओके, वायरुलेंसी खत्म हो जाए। अब इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट किया। अब क्या होगा, माइस जो है वह फिर से सरवाइव किया, माइस सरवाइव। फिर उसके बाद में फोर्थ, आर स्ट्रेन प्लस एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन वो भी कैसा, तो हीट किल्ड, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ओके। और इसको क्या किया, फिर इंजेक्टेड इनटू माइस। माइस को क्या होना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, मर जाना चाहिए, क्यों भाई, अब देखो माइस को जिंदा रहना चाहिए, कैसे, क्योंकि आर स्ट्रेन को डालने से माइस नहीं मरता है, और एस स्ट्रेन के भी, अगर एस स्ट्रेन हीट किल्ड है तो उसके डालने से भी माइस नहीं मरता है। तो जब आर स्ट्रेन से भी नहीं मरता है और हीट किल्ड एस स्ट्रेन से भी नहीं मरता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों को अगर मिक्स करके हम डालेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली माइस को नहीं मरना चाहिए, बट माइस जो है अगेन यहां पर डाई कर गया। अब ये कंफ्यूजन की बात थी कि हाउ, कैसे, माइस को तो नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि यहां पर एस स्ट्रेन एंड एस आर स्ट्रेन दोनों, और एस स्ट्रेन की वजह से मरता है, लेकिन यहां पर जो एस स्ट्रेन यूज किया है वह हीट किल्ड है, हीट किल किया हुआ है, नहीं मरना चाहिए था, बट फिर भी चूहा मर रहा है। अब यही चीज जो है वो एक्सपेरिमेंट से हमें एक बात निकल के आई कि आखिर किसी वजह से जो नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन था, इस एस स्ट्रेन के वजह से वायरुलेंट हो गया है। आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट था वो किसी वजह से वो वायरुलेंट हुआ है, और वो वजह क्या हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एस स्ट्रेन ही हो सकता है, क्योंकि वायरुलेंसी का नेचर इसमें था। तो इसने ऐसा कौन सा सब्सटेंस, ऐसा कौन सा केमिकल नेचर का कंपोनेंट अपना इस आर स्ट्रेन को दिया, जिसके वजह से ये आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो गया और चूहे को मार दिया। यहां पर यह क्वेश्चन आती है कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन का ऐसा कौन सा कंपोनेंट था जिसके वजह से नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन जो है वह वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गया, और उसी वजह से जब तक वायरुलेंसी नहीं आएगी चूहा नहीं मरेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर यहां पे माइस मर रहा है, इसका मतलब है कि वायरुलेंसी का कंडीशन आया है। अब इसी चीज के लिए तो इस समय तक ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड करके नहीं बता पाए कि वो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है। उसके लिए सेकंड दूसरा एक्सपेरिमेंट ये ओसवाल्ड, मैकलीन एंड मैकार्टी की वजह से आया। तीन अलग अलग साइंटिस्ट मिलकर के एक साथ वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि वह कौन सा कंपोनेंट की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट से फाइनली बात यहीं तक मिल पाई। ओके,
तो कहते हैं कि तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ यहां पर उसमें क्या क्या बातें हमें मिली। तो सबसे पहले एक तो बात ये देखो, ग्रिफिथ वाज एबल टू किल Griffith was able to kill a strain by heating them। यानी ए स्ट्रेन को हीट करके मारने के लिए ग्रिफिथ ने यह काम कर लिया था। तो वही कहना है, ग्रिफिथ वाज एबल टू किल ए स्ट्रेन बाय हीटिंग देम, यानी हीट करके उसको मारने का काम इन्होंने कर लिया। फिर इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन convert into virulent एस स्ट्रेन। सबसे पहले तो इन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि जो नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन था वह कन्वर्ट हो रहा है, वो किसमें, आर स्ट्रेन में। ओके, और क्यों ऐसा, कैसे इन्होंने ये पता किया, क्योंकि जो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन हीट किल डालने से चूहे को नहीं मारना चाहिए था, लेकिन वह मर रहा है। तो इसका मतलब है कि आर स्ट्रेन किसी तरह से कन्वर्ट हुआ है वायरुलेंट एस स्ट्रेन के नेचर में। ओके, तो ये अभी फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी बात कि ये केमिकल वो कौन सा है जिसके वजह से ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन का काम हुआ है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि और साथ ही साथ ही रिकवर्ड, क्यों ऐसा इनको लगा कि आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो रहा है एस स्ट्रेन में, क्योंकि इन्होंने रिकवर्ड किया था, ही रिकवर्ड एस स्ट्रेन फ्रॉम डेड माइस by injection of a strain heat killed plus R strain। तो ए स्ट्रेन हीट किल वाले और आर स्ट्रेन के इंजेक्शन से जो डेड माइस हुआ था उससे इन्होंने क्या रिकवर किया था, ए स्ट्रेन को रिकवर किया था। दूसरा चीज इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व हीट किल्ड ए स्ट्रेन, हीट किल्ड ए स्ट्रेन injected into mice, injected mice did not kill, but when he injected R strain with heat kill S strain with heat kill S strain माइस डाई, लेकिन दोनों को मिला के डाल रहे हैं तो डाई कर रहा है।
तो इनके बेसिस पर इन्होंने कंक्लूड किया फाइनली इस एक्सपेरिमेंट से इनको इनको क्या कंक्लूजन मिला, तो इनको कंक्लूजन मिला तो कहते हैं ग्रिफिथ concluded had somehow किसी वजह से somehow been are strain transformed into a strain। तो फाइनली ग्रिफिथ यही कंक्लूड कर पाए कि जो आर स्ट्रेन है वह एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ है, और किसके वजह से, तो बाई हीट किल्ड एस स्ट्रेन, बाई हीट किल्ड एस स्ट्रेन के वजह से ही आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हुआ है एस स्ट्रेन में, और किसके वजह से, तो बाई हीट किल्ड एस स्ट्रेन के वजह से। ओके, अब यहां तक की जब बात हमारी, यहां तक ये हो गया हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद में यहां तक हमें ये चीज नहीं मिला कि आखिर डीएनए ही जो है वो बायोकेमिकल नेचर है जो आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर रहा है एस स्ट्रेन में। इसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट कंक्लूड करना पड़ा, दूसरे लोग आए, 3 साइंटिस्ट, अब उसको हम लोग देखेंगे। तो यहां तक हमें अभी तक नहीं मिला। ओके, या ये लिख सकते हैं बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नॉट defined by this experiment। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये डिफाइन नहीं हुआ, तो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका, तब 3 लोगों का, और वह है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अब आइए सिर्फ हेडिंग दे दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो हमारा प्रिंसिपल है उसके बारे में। तो इसमें 3 साइंटिस्ट आए, कब, 1944, 3 साइंटिस्ट performed similar Griffith experiment। और वो कौन थे, तीनों साइंटिस्ट, तो दे आर Oswald Avery, Colin MacLeod
मैकलिन मैकार्टी, एम स्मॉल सी फिर कैपिटल सी से CARTY। तो ये तीन साइंटिस्ट हैं, ओसवाल्ड लैवेरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन मैकार्टी। तीनों मिल करके इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ के सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, अलग एक्सपेरिमेंट नहीं, दे परफॉर्म द सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये तीनों मिलकर ये काम क्या किए, इन्होंने सबसे पहले ये चीज काम किया कि उसके एक्सपेरिमेंट को ही परफॉर्म किया, साथ ही साथ ये आइसोलेट किए डीएनए को, प्रोटीन को और आरएनए को, किससे, जो एस स्ट्रेन का सेल था उससे, जो एस स्ट्रेन का माइस का जो सेल था जिससे मर गया था जो माइस, तो वहां से आइसोलेट किए ये, तो उसके प्रोटीन को, उसके डीएनए को और उसके आरएनए को। साथ ही साथ इन्होंने ही बताया कि वह जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है जिसकी वजह से आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो रहा है एस स्ट्रेन में, और दे आर एबल टू, या इन्होंने ही ये डिस्कवर किया, प्रोटीएज और आरएनएज एंजाइम डिड नॉट इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन, कि प्रोटीएज एंजाइम और आरएनएज एंजाइम ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं रोकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को कौन रोकता है, तो डीएनएज एंजाइम रोकता है। और वो कैसे, तो वो हम लोग यहां पर ये चीज देखेंगे। तो अब पहले, सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे कि आखिर ये, तो कहते हैं कि दे प्रूव दैट इन्होंने क्या प्रूफ किया, जो अभी हमने आपको बात बताया, कौन सा, कि जो दे प्रूव दैट डीएनए इज substance that form transformation, तो वो सब्सटेंस पहले कौन सा है, जो कि प्रीवियसली ये प्रूफ नहीं हुआ था। प्रीवियसली क्या था कि प्रोटीन है ऐसा चीज जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ओके, दे आइसोलेट प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए फ्रॉम एस सेल, जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया का जो सेल था उससे ये तीनों चीज को निकाला, उसी में से निकाला, एस स्ट्रेन से ही निकाला ये तीनों चीजों को। ओके, किस लिए, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने अब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, ये जो दोनों हम लोग बार बार जो देख रहे थे, पहले तो यहां तक ये बात समझ गए कि इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि डीएनए इज सब्सटेंस दैट क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। दूसरा चीज ये है कि दे आइसोलेट, उस एस सेल से इन्होंने आइसोलेट किया था प्रोटीन को, डीएनए और आरएनए को। वो क्यों, क्योंकि ये बता सके कि डीएनए ही जो है वह सब्सटेंस है जिसकी वजह से नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन कन्वर्ट होता है वायरुलेंट एस स्ट्रेन में। और वो चीज ही देखना था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है भाई। इसके लिए इन्होंने 4 ये चीज लिया। देखिए, अब हम लोग यहां पे ये चीज दिखाते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको यहां पर हम ये 4 इस तरह से, यहां तक की बातें अगर लिख लिए हैं तो हम इसको मिटाने का काम करते हैं थोड़ा।
अब इन्होंने क्या किया, ये इस तरह से 4 बीकर लिया या जो भी अपरेटस का यूज किया, ये चारों आपके आंख के सामने हम दिखा रहे हैं। ओके, अब देखिए ये 4 जो लिए हैं और इस चारों में आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया डाल दिया। ये आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया इसमें है और इसमें कल्चर मीडिया है। ये आर स्ट्रेन हो गया, सब में आर स्ट्रेन। अब इसमें क्या किए, कल्चर मीडियम के साथ में इसमें क्या मिला दिए थे, उस प्रोटीन को, जो प्रोटीन किसका था, प्रोटीन फ्रॉम एस टाइप, यानी एस स्ट्रेन से आया हुआ जो प्रोटीन था उसको। फिर इसमें क्या किए, इसमें भी इस तरह से कल्चर मीडियम प्लस आरएनए फ्रॉम आरएनए ऑफ एस टाइप। फिर इसमें भी कल्चर मीडियम प्लस डीएनए ऑफ एस टाइप प्लस डीएनए एंजाइम भी मिला दिया। डीएनए एंजाइम डीएनए को डिग्रेड करता है। और इसमें भी कल्चर मीडियम प्लस डीएनए ऑफ एस टाइप। ओके, ये चारों में ऐसा इस तरह से काम कर दिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और इसको छोटा करता हूं मैं, नहीं तो नीचे नहीं दिख पाएगा आपको। एक्सपेरिमेंट के नीचे कंक्लूजन भी लिखना है हमें। चलिए, अब आप समझ गए हैं कि ये इतना ही बड़ा बीकर है। ओके, अब अगर इसमें इस आर स्ट्रेन का जब कल्चर कर रहे हैं और उसमें प्रोटीन ऑफ एस टाइप अगर मिलाते हैं, जो प्रोटीन को आइसोलेट किया था इन तीनों ने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से, तो जब उसको अगर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम प्रोटीन मिला रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, नो चेंज। इस एक्सपेरिमेंट में कोई चेंज नहीं आया। जब इस कल्चर मीडिया में आरएनए ऑफ एस टाइप को मिलाते हैं तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, यानी आर स्ट्रेन कन्वर्ट नहीं हुआ एस स्ट्रेन में। अब आप सोचें सर पता कैसे चला उनको, एस स्ट्रेन, ये आर स्ट्रेन लिए हैं उसको कल्चर मीडिया लेकर के और उसी में आरएनए मिला दिए हैं एस टाइप से जो आइसोलेट किए थे, और मिलाने के बाद यानी दोनों को मिक्स करने के बाद फिर से उसी चूहे में डाल करके देखते हैं। तो जब इसको इंजेक्ट करते हैं तो बैक्टीरिया, ये चूहा जो है वो नहीं मरा। तो नहीं मरा का मतलब नो चेंज, इसीलिए यहां पर नो चेंज। और जब यहां पर कल्चर मीडियम में डीएनए ऑफ एस टाइप प्लस डीएनए ले लिए, डीएनए डिग्रेड करता है इस डीएनए को, यानी इसके डीएनए को भी मार दिया, तो भी इसमें क्या आता है, इसमें भी नो चेंज आता है। और फिर उसके बाद कल्चर मीडियम प्लस डीएनए ऑफ एस टाइप लिए हैं, तो यहां पर आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस स्ट्रेन। ओके, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन हो गया। अब देखिए इतनी सारी बातें हो गई। यहां पर जो आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो रहा है एस स्ट्रेन में, इसका मतलब ये इस बात को दिखाता है कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है इसके चेंजेस के लिए। अगर आरएनए होता तो इसमें हो जाता, अगर प्रोटीन की वजह से होता तो इसमें चेंजेस आ जाता, लेकिन इसमें नो चेंज, नो चेंज। और यहां पे डीएनए मिलाए हैं, लेकिन डीएनए से होता है, लेकिन डीएनए को डिग्रेड कर दिया इस एंजाइम से।
तो भी नो चेंज आया, लेकिन जब डीएनए नहीं मिलाए हैं इसका मतलब है कि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म इनटू ए स्ट्रेन बाय द डीएनए। तो ये एक्सपेरिमेंट से यहां पर ये फाइनली प्रूफ हो गया। ये जो चारों इस तरह से सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इसमें भी दिखाए हैं आपको हम, जो प्रूफ कर दिए कि हां ये एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलोन, सिर्फ डीएनए, ना कि कोई दूसरा। तो दे डिस्कवर्ड, लिख सकते हैं हम लोग, ये तीनों ने डिस्कवर किया, दे डिस्कवर्ड डीएनए alone transform R strain to S strain। पहला तो एक बात ये हो गया। उसके बाद में यानी ये चीज को डिस्कवर कर दिए। उसके बाद में इन्होंने ही डिस्कवर किया था कि प्रोटीएज एंड आरएनए डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनसे 2-3 पॉइंट और लिखना है। They also discovered प्रोटीएज कैसा एंजाइम है, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला, ये सभी लिखाना पड़ेगा नहीं। They also degrade protease, they also discovered protease and RNase did not affect transformation, did not affect ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों मिलकर के ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या इसी से सो ट्रांसफॉर्मेशन substance was not प्रोटीन और आरएनए। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला सब्सटेंस जो है वो प्रोटीन या आरएनए नहीं है। फिर डीएनए इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, तो डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, जिससे यह भी प्रूफ हो गया कि डीएनए ही वो सब्सटेंस है। तो यहां तक की बातों से ये 1944 तक में ये पता चल गया कि हाँ डीएनए जो है वह सब्सटेंस है जो एज ए जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर है। इसके आगे का एक्सपेरिमेंट जो है वह हादसे एंड चेस का हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी यहां तक की जो है वो हमारी बातें कंप्लीट हो गई। इसको यहां तक आप नोट डाउन करके अच्छे से ये कर लेंगे। ओके, थैंक यू।